हेलो बच्चों। तो हम लोग आज क्लास 11 का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और बेसिकली ये चैप्टर जो है इसके अंतर्गत आती है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, मतलब हम लोग जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो ह्यूमन के अंदर में या ह्यूमन के बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं या जितने भी सिस्टम रहते हैं उनके पूरे फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग को स्टडी करना है किसके बारे में कि प्लांट्स के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, काम कैसे होती है उसके अंदर में, उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग कौन से वाले चैप्टर से? फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से, मतलब कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखें इसमें कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह क्या होती है। इससे पहले थोड़ा बेसिक हम लोग जानते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में क्या चीज पढ़ना रहता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग पादप, और इसको बोलते हैं हम लोग उसकी कार्यकी। तो बेसिकली प्लांट जो रहता है उसके अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो पादप कार्यकी के अंतर्गत हमें पढ़ना रहता है किन किन चीजों के बारे में। तो प्लांट, चूंकि देखो प्लांट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसका पता है? प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस ही सबसे मेन गुण होता है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा जो सिंथेसिस होने वाले फूड रहते हैं उसी से भरण भरण पोषण होता है पूरे जीवों का। ठीक है, इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव है उन्हीं सब का भरण पोषण किसके द्वारा होता है ना? इसके द्वारा जो बनाए गए, इस प्रोसेस के द्वारा जो बनाया गया खाना होता है या भोजन होता है उसी से होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर रहते हैं और नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं किससे, वो भी जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो वो है क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकाश श्वसन को पढ़ेंगे, प्रकाश श्वसन के बारे में, श्वसन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पादप वृद्धि एवं विकास। पादप वृद्धि एवं विकास। ठीक है, बेसिकली तो ये तीन चैप्टर बोल दिया है एनसीईआरटी वालों ने, है ना? एनसीईआरटी में यही सब चैप्टर है एनसीईआरटी में। लेकिन हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो दो काम और हो जाते हैं। कैसे दो काम? तो एक चैप्टर और होता है, कौन सा, है ना? तो उसको हम बोलेंगे पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, है ना, हिंदी में बात करें पौधों में परिवहन वाला चैप्टर पढ़ते हैं। पौधों में परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और इन सब के बारे में हमें जानना रहता है। तो पौधों में परिवहन वाला चैप्टर भी आता है किसके अंतर्गत? प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर आती है जिसको हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो खनिज पोषण बोलते हैं इसको, खनिज पोषण। कि पौधे मिट्टी से कैसे खनिज वगैरह को या मृदा से खनिज को कैसे अवशोषित करती है, ये भी क्या होता है? प्लांट का फिजियोलॉजी का ही पार्ट है ना? लेकिन हमारे नीट सिलेबस में ये तीन चैप्टर को दिया गया है ना, बाकी दो चैप्टर को रिमूव कर दिए हैं। तो नीट सिलेबस में यही हमारा दोनों चैप्टर है, तो हमें इन तीनों के चैप्टर के बारे में स्टडी करना है। तो हर एक चैप्टर से मान के चलो नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 चैप्टर है तो यहाँ से मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन है ना, लगभग आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन करीब करीब इन सभी चैप्टर से। तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 9 चौक 36 से 40 नंबर आते हैं नीट में। ठीक है, और प्लांट फिजियोलॉजी में ये जो है ना, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें हम लोग तो सबसे पहले चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही चैप्टर जो है दूसरे और चैप्टर्स को रिलेट करती है। जैसे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़े थे, क्या पढ़े कि हम सब शुरू में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े थे। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको जब हम तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक डायरेक्टली ब्लड वाले चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, है ना? इसीलिए पहले उसको पढ़ाया फिर ब्लड वाले चैप्टर को पढ़े। हालांकि हम ब्लड वाले चैप्टर को पहले भी पढ़ सकते थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी पहले पढ़ सकते थे, लेकिन जो कनेक्ट होती है ना चैप्टर, उसको पहले पढ़ने से जल्दी याद होती है। मतलब इसमें आने वाले जो शब्द है ना, इसके में यूज होने वाले, है ना, शब्दों से क्या होता है? मैचिंग होता है, तभी हम लोग चैप्टर पढ़ने का सीक्वेंस जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में कितने चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में? तो हमारे पास में 3 चैप्टर है, और उसमें से भी पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना? ऐसे बोलेंगे तो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती जानते हैं?
प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात तो बोल दिया है ना। तो मतलब क्या है इसका मतलब, तो देखिए यहाँ पर ये लाइट एनर्जी जो होती है ना, जो कहाँ से आ रही है, सन से, सूर्य से जो लाइट एनर्जी आती है उसी को ये पौधे जो रहते हैं ना क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। तो देखो ये कौन सी एनर्जी थी, लाइट एनर्जी, और यहाँ पर आके किसमें कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर ये वाली प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण है कैसी हो गई, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया हो गई, भौतिक रासायनिक, रासायनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बन रही है और भौतिकी का पार्ट होता है कौन, लाइट, और जबकि रसायन या केमिकल का पार्ट होता है कौन, ये केमिकल एनर्जी। तो दोनों एनर्जी यहाँ से ये एनर्जी इस एनर्जी में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको भौतिक रासायनिक क्या बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी है। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होती है जिस प्रोसेस में, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस का मीनिंग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होती है। तो फोटो का मतलब सीधा सा होता है फोटोन, और फोटोन जो होती है क्या होती है, ऊर्जा बंडल्स होती है, एनर्जी बंडल्स होती है, ये ऊर्जा बंडल। फोटॉन्स क्या है, ऊर्जा बंडल। किसका ऊर्जा बंडल है ये, तो ये लाइट का ऊर्जा बंडल होती है, मतलब ये प्रकाश का ऊर्जा बंडल है कौन, फोटोन। और इसी का यूज करता है कौन, प्लांट, क्या करने के लिए, संश्लेषित करने के लिए। तो सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी फोटोन के रूप में आती है, और वही जो रहती है क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। किसका संश्लेषण करेगी, तो मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण करती है। मतलब बोला जाए कि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है यहाँ पर, किसका, कार्बनिक पदार्थों का। तो कार्बनिक पदार्थ फिर है कौन, तो कार्बनिक पदार्थ में जैसे कि कौन आती है, ग्लूकोज, इनका संश्लेषण कर होता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसका पूरा नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोन का या प्रकाश का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ को संश्लेषित करना ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है ना। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के मतलब पौधे की पत्तियों में बनने वाली ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। बनने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऐसा पढ़े थे बचपन में। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ये, है ना क्या, कि देखो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया भी है, रेडॉक्स रिएक्शन है, फोटॉन्स आई लाइट के, है ना, ऊर्जा बंडल के रूप में लाइट का ही पार्ट होता है फोटॉन, और उसी से संश्लेषित होता है कार्बनिक पदार्थ है। तो एक नए नए शब्द आते जाते हैं, और हायर क्लास में ये सब चीज का आना जरूरी भी है, क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कोई जो कॉलेज में पढ़ते हैं, एमएससी वगैरह करते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल जानते ही हैं उन लोग, है ना। तो हमें आगे पढ़ना रहता है, तो कुछ चीजों को, बेसिक चीजें जो हर एक क्लास में यूज होती है उसको हमें यहाँ पर जानना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करते हैं और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हरे पौधे वर्ड यूज किया गया है। हरे पौधे मतलब, हरे पौधे में भी कौन सा हरा पौधा, उच्च वाले, उच्च, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन होते हैं, हायर प्लांट जिसके अंदर में प्रॉपरली रूप से सभी स्ट्रक्चर फंक्शन करते हैं। मतलब बोला जाए कि जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम सब चीज सही से विकसित होंगे, उन लोग को बोला गया है यहाँ पर। मतलब बेसिकली, है ना, उच्च पौधों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उच्च पौधे कौन होती है, तो आवृत्त बीजी पौधों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आवृत्त बीजियों में, आवृत्त बीजियों में, है ना, इसकी बात करते हैं। तभी तो इस चैप्टर का भी नाम है क्या, कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मतलब उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। जबकि निम्न जो पौधे होते हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो इसमें होने वाली है वो उसमें नहीं होता। जैसे कि एल्गी भी क्या है, प्लांट ही है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब प्लांट है, लेकिन सबके अंदर में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं अलग अलग प्रकार से होती है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ किसके लिए रहे हैं, कि इन लोग उच्च पौधों में, जो उच्च पौधे का मतलब आवृत्त बीजियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती है इसमें। यहाँ पर कुछ लिख के भी बताया था, यहाँ पर देखो CO2 आता हुआ इन्वायरमेंट से, यहाँ पर ये प्लांट है जिसकी पत्तियों में आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहे हैं और यहाँ से वाटर आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ दिखाया गया है।
मतलब प्रकाश संश्लेषण को शो करके रखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, तीनों लोग इधर से दिखा रहे हैं और निकलती क्या है, ऑक्सीजन निकलती है, ये बात को बोला गया है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में है ना क्लोरोफिल या पत्ती की भी जरूरत है, पानी की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, सूर्य की प्रकाश की जरूरत है, और बदले में क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ग्लूकोज बनती हुई दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे भी, पूरे रिएक्शन को तो देखते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्यों जीवन का आधार बोल रहा है? क्योंकि भाई ग्लूकोज वगैरह या जो खाने की जितनी भी सामग्री है इस दुनिया में, सब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही निर्मित होती है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, ऑयल हो। और इसको हम लोग देख भी चुके हैं, सेल बायोलॉजी जब पढ़े थे, तो अलग अलग स्टोर करने के लिए अलग अलग बर्तन होते हैं, उन सब में रखा हुआ रहता है। तो जिस टाइप का पौधा रहेगा उसी टाइप का वो फूड को स्टोरेज करता है। बाकी वो देखो बनाएगा ग्लूकोज ही बनाता है, कार्बनिक पदार्थ, लेकिन सबका कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस टाइप का स्टोरेज करना है वही टाइप के बन जाते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होने लगा फैट या ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसे सब बदलते रहते हैं हम लोग। अंततः सभी जीवित रूप ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। सीधी सी बात है, सूर्य के प्रकाश एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण हो सकती है ना। तो कभी ऑब्जर्व करना कि सूर्य के प्रकाश में गमले में रखना पौधे को, और सूर्य के प्रकाश में रखे रहना उसको, तो जिंदा रहेगा बहुत लंबे समय तक। और उसी पौधे को मान लो है ना, एक पौधे दो पौधा लगाना गमला में, एक पौधे को रखना इस वाले ऐसा लाइट रहेगा, बल्ब को चालू रख देना रूम का, और वहां पर रख देना गमले को, और एक गमले को रखना कहाँ पर, सूर्य की लाइट में। ठीक है, सूर्य प्रकाश में। और देखना 1 महीने 2 महीने 3 4 महीने तक देखते रहना सूर्य के प्रकाश में जो रखे रहने वाले जो पौधे होंगे ना, वो क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन जो अंधेरे कमरे में जो है ना ऐसा लाइट के सामने जो रखा है वो नहीं, जिंदा नहीं रहेगा। कुछ समय तक जिंदा रहेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सूर्य के प्रकाश एक मिनिमम वेवलेंथ का लाइट चाहिए रहता है, एक मिनिमम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश चाहिए, तब जाके प्रकाश संश्लेषण होती है। ऐसे नॉर्मल लाइट में नहीं होती है, जो व्हाइट कलर की लाइट है ना इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, हालांकि ये भी क्या है, प्रकाश ही है, लेकिन इसके अंदर इसका वेवलेंथ जो है ना कम रहता है, बहुत कम। इसीलिए क्या होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो हम लोग बहुत सारा चीज जाने यहाँ से, है ना, और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा डायग्राम, लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, इसमें पत्ती में वाटर आ रहे हैं इधर से, और यहाँ से पौधा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये खिला तब है, और अचानक से खिल नहीं जाता है। इन लोग जब बड़े हो जाते हैं प्लांट तब जाके खिलता है, एक समय आने के बाद में फ्लावरिंग होती है, सभी में ऑक्सीजन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, तो ये पृथ्वी पर सभी भोजन का प्राथमिक सोर्स है। मतलब जितने भी भोजन निर्माण किया जाता है जीवों के द्वारा, मतलब बोला जाए पौधों के द्वारा, तो उसी का क्या होता है, प्राथमिक सोर्स होता है। ठीक है, कौन? प्रकाश संश्लेषण में जितने, मतलब प्रकाश संश्लेषण से संश्लेषित होने वाले जितने भी कार्बनिक पदार्थ है या भोजन है, उसी का प्राथमिक सोर्स होता है। ठीक है, दूसरा, या वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो डबल काम हो रहा है यहाँ पर। मतलब पूरे विश्व के जीवों का क्या कर रहा है, भरण पोषण तो कर रहा है ना, क्या करके, भोजन बना के, साथ में जो जितने भी जीव है, जो ऑक्सीजनिक जीव है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, उस ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है इसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। मतलब बोला जाए कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है ना, इससे ना डबल डबल फायदे हैं। क्या डबल फायदे? एक तो भोज्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण भी कर रहा है ये। दूसरा और क्या कर रहा है ये, वायुमंडल में, वायुमंडल का मतलब जो हमारा वायुमंडल है ये वाला, है ना, एयर वाला, जहां पर एयर रहती है, तो वायुमंडल में हम जानते हैं 21% ऑक्सीजन है। तो इसको ऑक्सीजन की उपलब्धता को भी बनाए रखता है, कि उपलब्धता को बनाए रखता है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या फायदे हैं? एक तो है ना, पहला क्या, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसको जितने भी है ना जीव जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी हेट्रोट्रॉप्स, मतलब बोलते हैं क्या इसको हिंदी में, विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीवों का क्या है ये, आहार सामग्री, जीवों का आहार सामग्री है। ठीक है, विषम पोषी जीवों का मतलब जो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर में, उन सब जीवों का आहार सामग्री है, जो भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं वो। दूसरा, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करता है, मतलब 21% ऑफ ऑक्सीजन है,
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं। एयर जो है वायुमंडल में जितने भी एयर है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब अलग अलग संगठन होती है इस एयर में। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो रहता है सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 78% है। ऑक्सीजन जो है 20.5 मतलब 21% हम लोग ले लेते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.3% करीब है। और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह और हाइड्रोजन गैस वगैरह है ना। अदर जो बाकी जो बच जाता है रिमेनिंग ये रहते हैं रिमेनिंग 100 में से, और जो बच गए उन लोग इतना परसेंट रहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड और भी कई गैसें हैं है ना, उन सबको बोला तो है ना हीलियम वगैरह गैस है ऐसे। तो इन सब से मिलकर क्या बनी है एयर। उसमें भी हमारे काम का चीज क्या है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। तो इस ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी या उपलब्धता हमेशा मेंटेन होना चाहिए किसमें, इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में। तो इसके लिए प्लांट जो है ना ऑक्सीजन को छोड़ता है वायुमंडल में। ठीक है, तो दोनों बात क्लियर होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के दोनों महत्व है। इसका आगे और देखें हम लोग प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग के बारे में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट है। लेकिन हम लोग इससे पहले है ना थोड़ा सा एक बात जानते हैं कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं हम लोग क्या कि किसकी किसकी उपस्थिति में कैसे प्रकाश संश्लेषण से क्या चीज बनती जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे है ना। संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या शामिल होती जानते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर है ना सबसे पहले जानेंगे 6CO2 प्लस 12H2O, और ये प्रेजेंस में बनाती है किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और यहाँ पर होना चाहिए क्या, क्लोरोफिल होना चाहिए। और ये क्लोरोफिल रहती कहाँ पर है, तो ये रहती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर रहते हैं, सेल में। तो मेसोफिल सेल रहती पत्तियों में, तो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होती। मेसोफिल सेल कहाँ रहती है, लीफ में। तो लीफ में पत्ती में रहती मेसोफिल सेल, उसके अंदर रहते क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहते क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जब रहेगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा यहाँ से, तो ऐसे बनती है C6H12O6 बनती है। मतलब इसको हम शॉर्ट में लिखें तो CH2O, और यहाँ पर लिख देंगे N, है ना। यही है सेम टू सेम चीजें CH2ON, मतलब इस N की जगह हम 1 2 3 4 5 रखेंगे तो यही आता है। ठीक है, तो C6H12O6 बनती है। यहाँ पर प्लस और बनती है 6CO2 प्लस 6H2O भी बनती है। मतलब बोला जाए कि वाटर जो है वापस से फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है यहाँ पर, है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 है, ये 6O2 का ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखो यूज हो रही है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और बन क्या रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन। साथ में ये कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ है ये, कार्बनिक पदार्थ। तो देखो हम लोग यहाँ पर एक लाइन बोले थे कि और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया ही ये जाने। तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कैसे, देखो यहाँ पर सनलाइट वगैरह ना भौतिक एलिमेंट्स होते हैं। प्रकाश जो होती है क्या होती है, भौतिक एलिमेंट्स, मतलब भौतिक तत्व है। जबकि ये इन लोग क्या है, रासायनिक तत्व होते हैं। रासायनिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण जो हो रहा है, इसीलिए भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। और दूसरा ये क्या होता है, एंडरगोनिक प्रोसेस होती है। एंडरगोनिक, एंडरगोनिक को भी याद रखना, एंडरगोनिक प्रोसेस होती है। एंडरगोनिक प्रोसेस मतलब अंतःशोषी अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपी और अंतःशोषी वाला पढ़े हैं। तो एंडरगोनिक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण। फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, मतलब बोला जाए कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। और उसके अलावा तीसरा चीज और कौन सा पढ़े हम लोग, तो इन लोग रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स का मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती जानते हैं, देखना। ठीक है, यहाँ पर देखना कार्बन डाइऑक्साइड के पास में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले हमें ना 2 3 लाइन याद रखना चाहिए रेडॉक्स के लिए। तो रेडॉक्स के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए, देखते हैं। तो 2 प्रक्रिया है, एक होता है क्या अपचयन। अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। और दूसरा क्या होता है ऑक्सीकरण, है ना। तो ऑक्सीकरण भी क्या होती है वो जानते हैं पहले, तभी तो हम बता पाएंगे उधर पर, है ना, उधर क्या हुई। तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पर है ना
रिडक्शन का मतलब होता है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन क्या है, पहला लाइन तो यही है, रिडक्शन होती है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन जब भी जुड़ती है तो रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन भी जुड़ता है तो भी रिडक्शन होते हैं। उसके अलावा है ना और भी बोलेंगे कि ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या है, रिडक्शन, मतलब अपचयन बोलेंगे। जबकि ऑक्सीकरण में क्या होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना है, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना। उसके अलावा हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन भी जब निकलती है तो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ना ये तीन चीजों को पहले जानना है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में यही सब चीजें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये तीनों चीजें यदि आ रहे हैं हमें, तो है ना कोई भी यहाँ से हम बता सकते हैं कैसे। देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के पास में यहाँ पर कितने एलिमेंट है, कार्बन है एक, और दूसरा क्या है इसके पास में, ऑक्सीजन। वाटर है, वाटर के पास में क्या है बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, और ये क्या है, वाटर। तो है ना यहाँ पर लिख देते हैं इन लोग है क्या, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ये क्या है, वाटर है, जल है। ठीक है, अभी हम जान गए। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग है ना कि क्या होती है यहाँ पर। तो देखें, अब चलो बताओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कार्बन कार्बन दिखना चाहिए इधर की ओर में, तो कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहे, इन दोनों में कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये पूरे यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन था, लेकिन ये यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया क्या, हाइड्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसका क्या होता है, अपचयन। तो हम बोलेंगे कि है ना क्या, कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रहती ना, इसको मिटाओ यहाँ से, इसको बाद में लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऊपर में लिखेंगे। देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब रिडक्शन हो रही है, दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है, अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। जबकि देखो वाटर के पास में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। अब वाटर के पास में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, लेकिन कुछ में यहाँ पर वाटर से क्या निकल गया है, हाइड्रोजन निकल गया है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। और हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ, तो जब रिमूव होता है, और हाइड्रोजन जब रिमूव होते कहीं से हाइड्रोजन निकलते हैं, तो देखो हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या बोल सकते दो चीजें थी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या था, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन, जबकि वाटर का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। मतलब बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है कोई भी रिएक्शन में, तो उसी को तो हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स इसमें क्या होती है, ये जानने से पहले ये लाइन किसी को भी याद रहेगा ना, तो एकदम इजी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल तो लिखा ही है ना। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, कोई भी चार्ज आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन है मान लो, या है ना कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन है मान लो, तो हाइड्रोजन में प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, तो H माइनस हो जाती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे हाइड्रोजन है ना, माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये बात भी जानते होंगे, जिसमें भी निगेटिव चार्ज आती है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो निगेटिव चार्ज आते हैं, तो रिडक्शन होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आती है, प्रोटॉन बस बच जाता है ना, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, एक बात कंक्लूजन करेंगे, और वैसे भी साइंटिस्ट लोग ने क्या किया था, यही कंक्लूजन निकाला था, क्या बोला था कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के पास में है। ठीक है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकला हुआ ऑक्सीजन है कि वाटर से निकला हुआ ऑक्सीजन है, यही सब चीज हम जानते नहीं थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी किया, बाद में पता चला कि ये जो ऑक्सीजन रहती है ना, वाटर से आती है, ये बात जाने हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट आएगा तो उससे प्रूफ हुआ है ना। तो लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है, ये बात जानना है। और कई एग्जाम इसको पूछते रहता है, हर एक एग्जाम में, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आती है पूछता है, तो कहाँ से आती है, जल से। ठीक है, वाटर से क्या आते हैं,
ऑक्सीजन आते हैं। तो ये बात हमें जानना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? तो इससे क्या क्या चीज बना, कार्बनिक पदार्थ बने, मतलब है ना, यहाँ पर ग्लूकोज निर्माण हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन निकल रहा है, साथ में वाटर भी बन रहा है, वाटर फिर से बन जाती है, ठीक है। बैलेंस करना भी सीख सकते हैं यहाँ से हम लोग रिएक्शंस को। कैसे? 6 कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 6। और उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 दूनी 12, तो 12 ऑक्सीजन है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बोलेंगे तो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 12। अरे ये बताने आता है कि नहीं आता? देखो ये 12 है तो एक ही मॉलिक्यूल से तो 12 और इसके साथ इंटू हो जाता है, 12 दूनी 24, तो 24 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 12 दूनी 24 ऑक्सीजन है, 24 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। इधर भी वैसे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? कार्बन है 6, हाइड्रोजन है कितने? 12 और ऑक्सीजन है कितने यहाँ पर? 6, ठीक है। अब देखें इसमें कितना है? ऑक्सीजन कितने हैं? 12। इसमें देखें हाइड्रोजन कितना है? 12 और ऑक्सीजन कितना है? 6। तो कुल मिलाकर जितना इधर ऑक्सीजन था उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही ऑक्सीजन इधर होना चाहिए, इतना जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए। तो देखें, है ना, पहले कार्बन को देखते, कार्बन कितना? 6। तो यहाँ पर भी 6 है और उसके अलावा कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहे हैं। तो 6 का 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 12 और उसके बाद इधर कितना था? 24, तो इधर 12 है यहाँ पर, और कहाँ पर 12 है? यहाँ पर और 12, तो 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 12। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं? 6 और यहाँ पर कितने? 6, तो 6 6 कितने हो गए? 12 और एक और 12 इधर है, तो इधर भी एक और 12, तो कुल मिलाकर बैलेंस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना रहता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच है ना, एल एच एस बराबर आर एच एस करते हैं ना, रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस बनाना रहता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, है ना, मतलब यहाँ पर जो रहती है सामने में जो रहती है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या है कि पूरी तरीके से बात करें तो ये किसकी कौन सी रिएक्शन है ये? तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो इसमें जो भी 3 लाइन में लिखा था ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को क्या क्या बोलते हैं, है ना, वाला लाइन हमें जानना है। तो क्या क्या बोलते हैं? तो पहला बताया क्या कि ये प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। तो ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा एंडरगोनिक प्रोसेस होती है, ये भी जानना है, एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही, निर्माण कार्य हो रही है, अंतःशोषी अभिक्रियाएं होती है यहाँ पर। अंतःशोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, प्रकाश जो है ना लाइट के फॉर्म में आ रही है, अवशोषित करती है, एंडरगोनिक प्रोसेस होती है। उसके अलावा ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इसको हम बोलते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी होती है। प्रकाश संश्लेषण को तीनों तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जाने हम लोग, लीप के अंदर में ये रहती है, इसके अंदर में ये सब चीजें, क्लोरोफिल क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है यहाँ पर? वर्णक, प्रकाश वर्णक होते हैं। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की रोशनी भी बोलते हैं इसको, है ना, प्रकाश या तो बोल सकते हैं रोशनी, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम प्रकाश है उन लोग भी सूर्य के प्रकाश से ही बात हो रही है, रोशनी है वो भी, ठीक है। तो चलो बताओ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन, जबकि वाटर का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रही है, इसलिए क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? पूछते हैं। सीधी सी बात है भाई, दो ही मॉलिक्यूल है, दो ही चीज हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और वाटर का क्या? ऑक्सीकरण, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में है लेकिन अलग अलग प्रोसेस की वजह से हो रही है। तो इसको भी बता दिया मैंने, अपचयन ऑक्सीकरण कब कब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नहीं तो फिर गलत हो जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। रेडॉक्स वाले केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी है ना इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे और क्या प्रक्रियाएं हैं। अब जानते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी प्रयोग किया गया है, कि प्रकाश संश्लेषण में शुरू में हम लोग, है ना, जानते नहीं थे कुछ भी कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होती होगी। तो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग क्या दिया गया है? एक्सपेरिमेंट किया गया और बात बोला गया है, हाइपोथेसिस किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पत्ती दिखाई दे रहा होगा, कुछ भाग इसका क्या है? येलो वाला हिस्सा है, कुछ भाग इसका क्या है? ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधों में, तो वैसी ना दूसरे दूसरे कलर वाले पौधे मतलब पत्ते आते हैं इसमें, मतलब कलर चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है। तो देखना, वेरीगेटेड लीफ बिफोर दी स्टार्च स्टेज,
हम स्टार्ट टेस्ट करने से पहले वेरीगेटेड लीफ को देख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। अब हम स्टार्ट टेस्ट करने जाएंगे। एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्ट टेस्ट कलरलेस, एरिया अफेक्टेड बाय द स्टार्ट टेस्ट ब्लू ब्लैक कलर, है ना। वेरीगेटेड लीफ आफ्टर स्टार्ट टेस्ट। स्टार्च टेस्ट जब हम करते हैं, मतलब स्टार्च की पुष्टि करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण होती है तो स्टार्च बनती है, पौधे स्टार्च के रूप में ही भोजन को संचित करते हैं। तो देखो हम लोग इसमें दो कलर, दोनों कलर में, येलो कलर तरफ को और हम लोग ये जो ग्रीन कलर है उसको, इन दोनों को हम देखेंगे तो क्या होती है उसको जानते हैं। तो इससे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखना, एक रंगीन पत्ती या आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती, है ना, ले जो प्रकाश के संपर्क में थी। ठीक है, स्टार्च के लिए पत्तियों का परीक्षण करें। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के हरे भाग में होती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम लोग देखना, जिस टाइम में जैसे किस चीज को उबालते हैं, जब तो उबालते हैं तो पत्ती का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब वो कैसे कलर के होते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं, मतलब ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों से क्लोरोफिल को नष्ट कर देते हैं तो उसका कलर बदल जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं जब उबालते हैं तो। ठीक है, तो देखना येलो वाले कलर वाले में देखना यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट, है ना, यहाँ पर लाइट आई और यहाँ पर भी क्या आया, लाइट, दोनों में क्या है, लाइट आया। अब ये लाइट आने की वजह से चूंकि यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बशर्ते ये है कि ये क्लोरोफिल वाला जो है ना, मतलब काम करना बंद कर देगा। कैसे काम करना बंद करेगा, है ना, उसको जानते हैं हम लोग। तो देखना यहाँ पर इस एरिया में, है ना, क्या नहीं मिल पाया इस एरिया में। देखो चूंकि कलर क्लोरोफिल था, लेकिन ये क्लोरोफिल काम करना बंद कर दिया, इसीलिए इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। क्योंकि क्लोरोफिल ए रहती तभी ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्लोरोफिल ए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए नहीं है तो लाइट आएगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट तो ए है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, लेकिन स्टार्च फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, स्टार्च फॉर्मेशन या स्टार्च निर्माण नहीं कर पा रहा है ये। जबकि ये वाला क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर में भी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है, स्टार्च बना रहा है, बना रहा है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, हम लोग आयोडीन सोल्यूशन वगैरह जब डालेंगे तो क्या होती है, इसमें स्टार्च बनता हुआ दिखाई देगा, जबकि इसमें स्टार्च बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये कलरलेस रहेगा और ये कलर दिखाने लग जाएगा, ग्रीन वाला पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, जबकि येलो वाला पार्ट अनअफेक्टेड रहेगा, है ना। कब, जब हम उसको, है ना, लाइट में रखे रहेंगे तब। तो इससे ये पता चल जाएगा कि पौधे का केवल ग्रीन वाला भाग ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। और ग्रीन वाला भाग ग्रीन होने का रीजन क्या है कि इसमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की वजह से वो स्टार्च बनाती है, ये ग्रीन वाला भाग। जबकि येलो वाले भाग में क्लोरोफिल तो है लेकिन वो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं कर रही है, उसका, है ना, सोलराइजेशन हो गया रहता है, या बोल सकते हैं क्लोरोफिल काम करना बंद कर देता है, नष्ट हो गया रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज जाने हम लोग, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, है ना, कि पौधे केवल प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग पौधे के हरे भाग में होती है, जान गए। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लैक पेपर से ढक देंगे आधा वाले हिस्से को। देखो यहाँ पर लीफ है पूरे, है ना, ये सब नहीं करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से इसको ढक देंगे, ऐसे ब्लैक पेपर से ढक दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, लाइट आया, यहाँ पर भी लाइट आया, लेकिन लाइट आता है लेकिन ये ब्लैक पेपर रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपना खुद ही, लाइट को उसको देगा नहीं पत्ती को। तो बताओ यहाँ का जो पत्ती रहेगा उसे प्रकाश संश्लेषण तो, है ना, होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि लाइट आ रही है लेकिन लाइट को क्या कर लिया, ये जो है ब्लैक पेपर एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टार्च की पुष्टि नहीं होगी, स्टार्च नहीं बनेगा, है ना। जबकि यहाँ पर लाइट आएंगे तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो कुल मिलाकर वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पूछते हैं कि क्यों किया गया, तो यहाँ पर जानना है कि पौधे का हरा भाग, या बोल सकते हैं पौधे में, पत्तियों में, पौधे के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं होती है और वो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। और कौन से भाग में, पौधे के हरे भाग में, दूसरा भाग रहेगा वहां पर नहीं होगा। इससे ये पता चल जाता है कि पौधे को जो हम देखते हैं तो उसमें पौधे का बहुत सारे हिस्सा है, रूट स्टेम लीफ सब चीज रहते हैं उसमें, फल वगैरह सब है, लेकिन पत्ती या हरा भाग ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि हम जानते भी हैं कि जिस टाइम में ना स्टेम जो रहती है, तना
क्या रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, या सहसा अवस्था में रहता है, उस टाइम में खुद ही प्रकाश संश्लेषण करती है ना। और लीफ तो करती है, लीफ तो हर टाइम हरा ही रहते हैं, लीफ करेगी। साथ में जो अर्ली स्टेज के स्टेम रहते हैं ना, मतलब तना, सहसा तना, उसमें भी क्लोरोफिल रहता है, उसकी वजह से हरा रहता है, और वो भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। तो हम लोग यहाँ से जाने, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है। तो इससे पता चलता है क्या, कि प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के हरे भाग में होती है। यही वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया। उसके बाद में अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, है ना। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है ना, हाफ मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ये, है ना, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मतलब मोल का आधिपत्य प्रयोग है। तो मोल के आधिपत्य प्रयोग में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर देखो, है ना, दिखाया है डायग्राम में। मोल ने क्या किया था, मोल नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक पत्ती को, ये जो गमला में पौधा लगा हुआ है ना, उसमें से एक पत्ती को उसने क्या कर दिया, एक पत्ती के आधे भाग को, है ना, यहाँ पर बंद कर दिया बोतल में। और इस बोतल में बंद कर दिया, और यहाँ पर ना KOH लिया है, KOH से भींगी हुई रुई, रुई KOH से भींगी हुई रुई लिया है, भींगी हुई रुई, KOH से भींगी हुई रुई लिया है इसने, किसने, मोल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसको पत्ती को आधा इसमें रख दिया है बोतल के अंदर, और इसी बोतल के अंदर में KOH है, और जबकि ये बाहर आधा पत्ती बाहर है, ठीक है। तो जहां पर जो पत्ती अंदर था वहां पर स्टार्च नहीं बने, और जो पत्ती बाहर था, है ना, वहां पर क्या बने, बाहर वाली पत्ती, बाहर वाली पत्ती है ये। और ये वाली कौन सी है, अंदर वाली, अंदर वाली का मतलब बोतल के अंदर, बोतल के अंदर, ठीक है। अब ये जान गए हम लोग। तो यहाँ पर KOH क्यों लिया गया है, तो KOH से भींगी हुई रुई लेने का क्या कारण है, AR वाले क्वेश्चन बनेंगे भाई यहाँ से, है ना। KOH से भींगी हुई रुई लेने का क्या कारण है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या लिया जाता है, तो KOH लिया जाता है। तो KOH से भीगी हुई रुई लिया जाता है, ऐसा नहीं ना, KOH लिया जाता है। KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। भीगी हुई रुई का मतलब ये है कि KOH इधर उधर मत जाए, तो उस रुई में डुबा के रुई को ही अंदर में रख दिए रहते हैं। और ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना। CO2 को एब्जॉर्ब करता है कौन, KOH। और वो कहाँ पर थी, बोतल के अंदर में। और क्यों थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाना था। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही से पता चल जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जानना रहता है। तो मोल के हाफ के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है वाला जो है ना लाइन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यह साबित करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है। सीधा एक लाइन में, यही क्वेश्चन अभी आया था ना 1-2-3 साल पहले नीट में, तो इंपॉर्टेंट है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसका। एक पत्ती का एक हिस्सा एक परख नली में घिरा होता है, जिसमें KOH से भींगी हुई, है ना, कपास होता है, रुई, जो CO2 को क्या करता है, अवशोषित करता है। पत्ती का दूसरा आधा हिस्सा हवा के संपर्क में रहता है। इस सेटअप को कुछ समय के लिए लाइट में रखे, स्टार्च की उपस्थिति के लिए पत्ती का परीक्षण करे। उजागर हिस्सा, मतलब जो बाहर वाला है, स्टार्च के लिए सकारात्मक दिखाता है, जबकि ट्यूब के भाग में नकारात्मक दिखाता है। यह साबित करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। मतलब ये बोतल के अंदर रहने वाली पत्ती में स्टार्च नहीं बना, जबकि बोतल के बाहर रहने वाली में स्टार्च बना है। और ये सब कहाँ पर हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि लाइट तो चाहिए ही रहता है, बिना लाइट के कुछ भी नहीं होने वाला। लाइट है, और लाइट है यहीं पर, यहाँ पर भी आ रही है लाइट, जो पौधे का बाहरी वाला भाग है, मतलब पत्ती का, और अंदर में भी जा रही है लाइट, लाइट तो जा ही रही है। बशर्ते ये कि इस वाले के पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब हर चीज है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, वाटर है, सब चीज। जबकि इसके पास में सब है, लाइट है, कार्बन लाइट है, और क्लोरोफिल है, और वाटर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड से भीगी हुई रुई से क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। हमें ये जानना है हमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, बाहर वाली पत्ती में स्टार्च का परीक्षण होता है। तो सबसे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि मोल के हाफ लीक एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, तो क्या पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। प्रिस्टले ने क्या किया था, हरे पौधे के विकास में हवा की भूमिका को साबित करने के लिए प्रयोग किए। हरे पौधे के विकास में मतलब एक पौधा कैसे बड़ी होती है और उसमें एयर का
क्या रोल है इसके, है ना, बड़े होने में, तो उसकी भूमिका के लिए प्रयोग किया गया था। सन को याद रख लेना, 1774 में, है ना, इसने ऑक्सीजन की भी खोज की है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में दिया गया है ना, कि जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट्स ने, जोसेफ ने क्या किया था, तो ऑक्सीजन का भी डिस्कवरी किया था इसने 1774 में, ये भी जानना है। तो देखना इसने क्या किया था, उन्होंने देखा कि एक बंद घंटी मतलब बेल जार में जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, इसी तरह बंद जार में एक चूहे का दम घुट जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जलती हुई मोमबत्ती सांस लेने वाला जानवर हवा को नुकसान पहुंचाता है, ये बात है ना, लिखा है। देखो इसने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट एकदम आसान है ना, एकदम देख सकते हैं। ये बेल जार है, कांच से बनी हुई एक बोतल होती है, इसके अंदर में चूहा को रख दिया और मोमबत्ती को रख दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चूहा क्या करता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन। अब रेस्पिरेशन कर रहा, तो बताओ ये किसका यूज कर रहा, ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, ऑक्सीजन का यूज कर रहा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मैमल्स है वो, है ना, कर रहा। रेस्पिरेशन कर रहा मतलब ऑक्सीजन का यूज कर रहा है। और दूसरा हम जानते हैं कि मोमबत्ती को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, जहां पर ऑक्सीजन खत्म वहां पर, है ना, बिना ऑक्सीजन के ना मोमबत्ती नहीं जल सकती। कोई भी आग जब लगाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी आग जल पाती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पर आग जलती नहीं है, ठीक है। तो आग जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये यहाँ पर कहाँ से मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं इनको कहाँ से, एयर से, हवा से मिल रहा है इसको ऑक्सीजन। कब तक, जब तक इसके अंदर में बेल जार के अंदर में ऑक्सीजन रहेगा तब तक। और जब ये ऑक्सीजन ये जलता रहेगा, ऑक्सीजन की जरूरत है इसके लिए, जलने के लिए, तो भाई हम जानते हैं कि जब ये जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उत्पादित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता है। और यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, यानी रेस्पिरेशन कर रहा है, तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है। कुल मिलाकर बोला जाए कि इस बंद जार के अंदर में ऑक्सीजन कम हो रही है और CO2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो बताओ क्या ये जिंदा रहेगा, तो ये चूहा मर जाएगा और मोमबत्ती बुझ जाएगी। कुछ समय के बाद में इसी मोमबत्ती को बिना सेटअप को हिला डुला जलाना है, तो किस तरीके से जला सकते हो करके पूछा एनसीईआरटी ने, तो क्वेश्चन का जवाब देना है ना, कि कैसे जलाया जा सकता है मोमबत्ती को, ठीक है। अब क्या किए दूसरे एक्सपेरिमेंट में, है ना, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, उसने बेल जार में पुदीने का पौधा, है ना, मिंट का पौधा लगाया। उन्होंने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती जलती रही। मतलब देखो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, मर गया। अब ये चूहा दूसरा चूहा है ना, ये वही चूहा नहीं है जो मर गया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा चूहा को लेके आए यहाँ पर, वरना ऐसा रहता है कि इसको जिंदा कर देंगे, ये जिंदा वाला थोड़ी है। दूसरा चूहा को लेके आए यहाँ पर, और दूसरा, है ना, उसी मोमबत्ती को नहीं लाया, दूसरा मोमबत्ती ला सकते हैं, बजट कम होगा तो भली, है ना, उसी का यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, उसी को भी जला सकते हैं। तो जब हम मोमबत्ती को जलाए और चूहा को भी रखे, इस बार क्या कर दिए, यहाँ पर मिंट का पौधा रख दिए, मिंट का मतलब पुदीने का पौधा। तो इससे क्या हुआ कि चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखो उन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या, कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं, उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जो ये जो एनिमल या मोमबत्ती जलने में खत्म कर देती है। मतलब वो सेम लाइन लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि पौधे जो होती है या पादप जो हम लोग डाले यहाँ पर, वो उस वायु या उस एयर की क्षतिपूर्ति करते हैं जो इन लोगों ने यूज कर लिया है। मतलब ये है कि इन लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इन लोग इसको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। और ये भी क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जबकि पौधा इन दोनों को, इसको मोमबत्ती को भी और इसको भी, चूहे को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। नेचर का ही यही कहानी है, हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहते हैं सांस द्वारा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं प्लांट, तो दोनों में बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही निष्कर्ष निकाला कि पौधे हवा में जो भी कुछ भी सांस लेते हैं, लेने वाले जानवर, और जलती हुई मोमबत्ती हटाती है, उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं, सीधी सी बात। तो जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जो जानवर, या बोल सकते हैं जो एनिमल, जंतु या मोमबत्ती जलने से खत्म हो गई रहती, उसी वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। मतलब इन लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, उल्टा मतलब। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और आगे, जॉन इंजन हाउस का प्रयोग। अब देखो जॉन इंजन हाउस ने कुछ किया नहीं था ज्यादा, है ना, इसने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट को ही ना क्या कर दिया था।
देखो यहाँ से ना ये बात बताया ना, ऑक्सीजन की खोज किसने किया करके आएगा, तो जोसेफ प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने किया है, ये बात याद रख लेना है ना। उसके बाद में जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट देखना, जॉन इंजनहाउस ने क्या किया, वो बेल जार एक्सपेरिमेंट को इसने क्या किया, एक बार ना धूप में रखा उसी को, और एक बार किस में रखा, अंधेरे में, ठीक है। सेम सेटअप को ना, बेल जार एक्सपेरिमेंट जो था ना जोसेफ प्रिस्टले का, उसी सेटअप को क्या किया उसने, एक बार धूप में रखा और एक बार क्या किया, अंधेरे में रखा। तो उसने बताया कि पौधे जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही वैसा कर पाती है, प्रकाश नहीं रहता तो वैसा नहीं कर पाएगी, वो रिवर्स हो जाता है उसमें भी रिएक्शन, है ना। देखना, तो जॉन इंजनहाउस नाम के प्रयोग कब किया था, 1770 से लेकर 1799 में। उन्होंने एक बार अंधेरे में एक बार धूप में रखकर यही प्रयोग किया, यही प्रयोग मतलब जो बेल जार एक्सपेरिमेंट था वही को बता रहा है, ठीक है। उन्होंने दिखाया कि हवा को शुद्ध करने के लिए पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। देखो, पौधे को मतलब हवा को शुद्ध करने के लिए पौधे के लिए क्या जरूरी है बताओ, सूर्य का प्रकाश जरूरी, तभी तो क्षतिपूर्ति कर पाएगा वो, वरना नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक जली पौधे के साथ में इस प्रयोग को दोहराया। इससे पता चलता है कि तेज धूप में हरे रंग के हिस्सों में आसपास छोटे छोटे क्या बन गए, बुलबुले बन गए, है ना, जबकि अंधेरे में ऐसा नहीं हो रहा था। तो हरे देखो छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। कब हो रही है, जब वो तेज धूप में है तब, और जबकि अंधेरे में ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया उसको, ठीक है। बाद में उन्होंने इन बुलबुले को ऑक्सीजन के होने की पहचान की। इस प्रकार उन्होंने दिखाया कि पौधे का केवल हरा हिस्सा ही ऑक्सीजन छोड़ता है, और वो भी कैसे, प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। ये बात हम लोग जान गए कि बेल जार एक्सपेरिमेंट को एक बार किसमें करके देखे, प्रकाश में, और एक बार अंधेरे में करके देखे। तो इससे पता चल गया, जैसे जली कोई प्लांट लिए थे हाइड्रिला वगैरह वाला जो जल में फलती है, फलती फूलती है ना, तो उसको लिए थे। तो देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के बुलबुले ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब प्रकाश की उपस्थिति थी तब, और प्रकाश नहीं रहा तो ऑक्सीजन के बुलबुले कहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से जॉन इंजनहाउस के प्रयोग से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही निकलती है, पौधे के हरे भाग से निकलती है, और पौधे के दूसरे और भी भाग रहते हैं वहां से ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं निकलते, और अंधकार में भी नहीं निकलता। ये बात बता दिया किसने, जॉन इंजनहाउस नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज पूछ सकते हैं क्वेश्चन कैसे, कि जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट को मतलब रीडिस्कवरी किसने किया करके, या उसी का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया। एक बार तेज धूप में रखा, एक बार कहाँ पर रखा, अंधेरे में रखा, तो उनसे ये प्रयोग किया गया जॉन इंजनहाउस के द्वारा, ठीक है। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं। अगला है जूलियस वॉन सेकस नाम का साइंटिस्ट है, 1854 में, है ना, इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसने साबित कर दिया कि ग्लूकोज का उत्पादन तब होता है जब पौधे बढ़ते हैं, और इसे आमतौर पर स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्लोरोफिल विशेष निकायों क्लोरोप्लास्ट में स्थित होती है। ग्लूकोज पौधे के हरे भाग में बनता है। मतलब इसने क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च के बीच में संबंध बताया इसने, क्लोरोप्लास्ट एवं स्टार्च के बीच क्या बताया इसने, संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। तो कैसे संबंध स्थापित किया, तो इन्होंने बताया कि देखो भाई, है ना, हम जानते भी हैं आज के डेट में, पहले तो जानते नहीं थे, लीफ के अंदर में रहती है क्या, मेसोफिल सेल रहती है, और मेसोफिल सेल के अंदर में रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहते हैं क्या, क्लोरोफिल, और एक क्लोरोफिल में ही क्या होती है ना, क्लोरोफिल में ही होती है क्या, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन जब होती है, मतलब प्रकाश अभिक्रिया, तो प्रकाश अभिक्रिया जब होती है तो इसी के फल स्वरूप, है ना, प्रकाश अभिक्रिया होती है तो बनती है कुछ पदार्थ, और उसी पदार्थ का यूज होती है तो होती है डार्क रिएक्शन चलते हैं, और डार्क रिएक्शन चलने के बाद में बनती है स्टार्च। तो कुल मिलाकर इन्होंने बोला कि पौधे के हरे भाग या क्लोरोप्लास्ट के अंदर में स्टार्च बनती है, बोला। क्योंकि देखो पौधे के पास में बहुत सारा पार्ट है, अंग है, कोशिकांग है कि नहीं है, प्लास्टिड भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और वो सब चीज रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक क्या रहता है जिसमें खाद्य पदार्थ का संचय होता है ना, वो रहती है, और जो रंग देती है वो रहती है, और एक जिसमें कलर आते हैं वो रहता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे तीन रहते हैं, ठीक है। उसमें भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये सब चीज होती है, ये बात बताया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च के बीच में संबंध स्थापित किया कि पौधे का हरा भाग तो है, ठीक है, लेकिन हरा भाग में भी कहां पर,
तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में भी कैसे, तो क्लोरोफिल वगैरह नाम का पिगमेंट रहते हैं, उन लोग के अंदर में ये सब चीज होती है। तो वही बात बताया इसने कि ग्लूकोज का उत्पादन तब होता है जब पौधे बढ़ते हैं। बढ़ते का मतलब जैसे पौधा ग्रोथ करते जाएगा ना, तो वही क्या होगा, ग्लूकोज का उत्पादन होता हुआ दिखाई देगा और स्टार्च के रूप में संचित करते 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 जाता है पौधा। और क्लोरोफिल विशेष निकाय क्लोरोप्लास्ट में स्थित रहते हैं। ग्लूकोज पौधे के हरे भाग में बनता है। सीधी सी बात है, ग्लूकोज कहाँ बनती है पूछेंगे। अब शुरू में तो कोई एक्सपेरिमेंट में है ना, ये नहीं पता चल जाता कि पौधे के हरे भाग में बनते हैं कि कौन से भाग में बनते हैं। तो बाद में जब इन लोगों ने रिसर्च किया, जूलियस वन सेकस नाम के साइंटिस्ट ने, इसने बताया कि ग्लूकोज तो बनती है पौधों में और स्टार्च के रूप में संचित रहती है, ये बात बोला, लेकिन कहाँ पर बनती है, तो पौधे के हरे भाग में। तो हरा क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पर है, तो क्लोरोप्लास्ट में है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, तो मेसोफिल सेल में है। तो कुल मिलाकर ये पूरे बात को बता दिया इसने। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट का संबंध स्टार्च के साथ है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं होती है, इसी के अंदर में ही स्टार्च बनते हैं, ये बात बता दिया। बाद में यही स्टार्च जो है ट्रांसपोर्ट होके किसमें चली जाती है, ल्यूकोप्लास्ट में। तो कौन सा टाइप का स्टार्च बना है, तो वो स्टार्च बना है कि प्रोटीन बने हैं कि क्या बना है, उसके हिसाब से वो अलग अलग, है ना, खाना बनाने वाले जानते हैं ना, खाना को रखने के लिए अलग अलग बर्तन होते बताया था, वहीं पर अलग अलग हो जाते हैं। मतलब स्टार्च बनती है और स्टार्च के रूप में ही रहेगा, संचित होगा तो एमाइलोप्लास्ट में संचित हो जाएगा। ऑयल या फैट के फॉर्म में होगा तो एलिलोप्लास्ट में संचित होगा। प्रोटीन के रूप में बनेगा तो वो एल्यूरोप्लास्ट में संचित होगा। तो अलग अलग रखने का क्या है जगह, तो वो सब चीज को हम लोग पढ़े भी रहते हैं सेल बायोलॉजी में, है ना। तो यहाँ पर ये जानना है कि जूलियस फॉन सेकेंड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला। तो ये जानना कि ग्लूकोज पौधे के हरे भाग में बनती है और क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च के बीच में संबंध स्थापित किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये बात हमें जानना है। इसके बाद और देखते हैं, अगला है टी डब्ल्यू एंगलमैन द्वारा जो प्रयोग किया गया है उसको भी जानते हैं। टी डब्ल्यू एंगलमैन, देखो इन्होंने क्या किया, 1843 से लेकर 1909 में, है ना, क्या हुआ है, टी डब्ल्यू एंगलमैन के द्वारा क्या दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया टी डब्ल्यू एंगलमैन के द्वारा, है ना। तो पहला लाइन तो यही जानना है, इंपॉर्टेंट है कि प्रथम एक्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन के द्वारा क्या दिया गया, प्रथम एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया है ना। तो देखना इसने क्या किया, इसने प्रिज्म वगैरह का यूज किया। इन्होंने प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश को उसके वर्णक्रमीय घटकों में विभाजित कर दिया और एरोबिक बैक्टीरिया के निलंबन में रखे एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को रोशन किया, मतलब प्रकाश दिया इसको। देखो क्या हुआ, हमारे पास में, है ना, इतने दिन से हम जानते थे कि लाइट है लाइट है लाइट है बोलते थे। तो लाइट कौन सी लाइट थी, ये सनलाइट थी। ठीक है, सनलाइट थी। लेकिन इस सनलाइट में कितने कलर होते हैं ये हमें नहीं पता। तो पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म लाना पड़ेगा। तो प्रिज्म क्या कर देती है, रंगों में क्या कर देती है, अलग अलग रंगों में स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है। तो हम जानते हैं लाइट जब आती है तो हमारे पास में विजिबल लाइट जो होते हैं ना, वैसे तो लाइट बहुत सारी है ना, सनलाइट से भी आती है, उन लोग भी अलग अलग रहते हैं। अल्ट्रा वायलेट भी रहता है, इंफ्रारेड भी रहता है उसमें, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। हमें दिखाई देते हैं कौन सी, विजिबल। तो विजिबल में कौन सी, तो विब्ग्योर दिखाई देते हैं, बैजानी हप्पी नाला वाला, है ना, जानते होंगे ये विब्ग्योर। इस विब्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये सब होती है। यहाँ पर क्या होता है, लेमडा जो रहती है यहाँ पर बढ़ती जाती है और एनर्जी क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, है ना। E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा वाले कहानी जानते होंगे, है ना। E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होती है, सी बाई लेमडा। प्रकाश की आवृत्ति तरंग आवृत्ति होती है ये वाली, एच होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई मतलब एनर्जी होती है। प्रकाश जिस टाइम में आती है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है। मतलब देखो विब्ग्योर में वायलेट का जो मतलब वो है, एनर्जी ज्यादा है, रेड का क्या है, कम। मतलब वायलेट की क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी, वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा है। और इधर रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, लेकिन एनर्जी क्या है, कम। तो अलग अलग कलर में तोड़ दिया, किसने किया, इसको टी डब्ल्यू एंगलमैन के द्वारा किया गया। लाइट को देखो गुजारा है प्रिज्म से, तो यहाँ पर है ना, इसमें टूट गया है, यहाँ पर विब्ग्योर में टूट गया, विब्ग्योर, VIBGYOR, टूट गया। अब उसके बाद में यहाँ पर एक चीज रखा उसने, है ना, एक शैवाल रखा है, शैवाल। कौन सा शैवाल रखा, क्लेडोफोरा नाम का, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा नाम का क्या रखा है इसमें, शैवाल। ठीक है,
क्लेडोफोरा नाम का शैवाल रखने का क्या कारण था? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कारण? कारण पूछेगा मतलब ऐसे रीजन, रीजन मतलब कारण। कारण क्या था? एक इसको शैवाल को रखने का क्या कारण था, है ना? तो उसको हमें जानेंगे, इसी शैवाल को क्यों रखे, और इसके अंतर्गत एक चीज और जानेंगे, बैक्टीरिया को रखा था इसने, बैक्टीरिया को जानेंगे, बैक्टीरिया। तो ये कौन सा बैक्टीरिया को लिया था इसने? वायवी बैक्टीरिया, वायवी, वायुवी बैक्टीरिया, मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहती है, ऑक्सीजन नहीं रहता जिंदा नहीं रहता, इस बैक्टीरिया को लिया था और क्लेडोफोरा नाम के शैवाल को लिया था। तो ये क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा। और यहाँ पर देख सकते हैं एरोटिक बैक्टीरिया, मतलब वायवी जीवाणु। तो वायवी जीवाणु को देखना, क्लेडोफोरा विब्योर में से अलग अलग कलर है, देखो यहाँ पर अलग अलग कलर है, उसमें देखना ये वाली जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होती है, पार रेडिएशन होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, है ना? ये पार रेडिएशन होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 नैनोमीटर से लेकर होती है ये 7800, मतलब है ना, 400 से लेकर 780 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर करीब रहते हैं, या 4000 से लेकर 7880 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में 4000 हो जाती है, वो नैनोमीटर में 400 है। ये पार रेडिएशन होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो देखना इसमें स्प्लिट हो गया है ब्लू कलर और रेड कलर में। तो देखना ये जो एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या है, ये ब्लू कलर के पास में ज्यादा है और यहाँ पर रेड कलर के पास में भी ज्यादा है, जबकि बाकी जगह में कम है। तो इससे ये पता चलेगा भाई, देखो जिंदा, देखो बैक्टीरिया कहाँ पर जाएगी? जहां पर ऑक्सीजन उसको ज्यादा मिलेगा, और जहां पर जब ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है मतलब वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा है। तो बन रहा है मतलब क्या? प्रकाश संश्लेषण वहीं पर ज्यादा हो रही होगी, तभी तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनती है? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण ही ऑक्सीजन को बनाती है, और ऑक्सीजन जितना ज्यादा जहां पर होगा वहीं पर ही तो इकट्ठा होंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्यों लिया गया था? तो बैक्टीरिया को लिया गया था ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है? तो बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन विकास की साइटों का पता लगाने के लिए, ऑक्सीजन विकास नहीं निकलने का, ऑक्सीजन निकलने निकलने का केंद्र पता करने के लिए। सेम लाइन एनसीईआरटी लिखा है यही लाइन को, कि बैक्टीरिया को क्यों लिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। तो बैक्टीरिया को लिया गया किसके लिए? कि ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता करने के लिए लिया गया था बैक्टीरिया को, है ना? वरना तो ऑक्सीजन निकलती है तो हम जानते थे, और ये भी जान जाते क्या कि भाई यहाँ पर ज्यादा बुलबुले बनते, यहाँ पर कम बुलबुले बनते। चूंकि क्लेडोफोरा एल्गी है ना? चूंकि एल्गी है, प्रकाश वो जल में भी रहती है, लेकिन जल में ऑक्सीजन जैसे वो बनाएगी ना, तो तेजी से जो बनेगी ऑक्सीजन वो तुरंत डिजोल्व हो जाएगी। किसमें? किसमें डिजोल्व हो जाएगी? पानी में। ऑक्सीजन जो बनाएगी क्लेडोफोरा वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया को हम क्यों लिए? क्योंकि बैक्टीरिया वहीं पर इकट्ठा होगी जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकला है, यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन निकला है, यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन निकला है, मतलब ब्लू कलर वाली जगह में, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन निकला है, और रेड कलर वाली जगह में ज्यादा ऑक्सीजन निकला है। मतलब हम समझ जाएंगे कि ब्लू कलर के लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन निकला है और रेड कलर के लाइट में भी ज्यादा ऑक्सीजन निकला है, मतलब ब्लू कलर की लाइट में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रही है और रेड कलर की लाइट में भी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रही है, तभी तो वहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा निकला है। तो बैक्टीरिया लेने का कारण क्या था? कि बैक्टीरिया लेने का कारण ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता करना था, कि ऑक्सीजन इस कलर में से कौन से कलर से निकलती है जानना था। तो पता चल गया हमें ब्लू कलर में निकलती है और रेड कलर में निकलती है, जान गए हम लोग। उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से विभाजित स्पेक्ट्रम के नीले प्रकाश एवं लाल प्रकाश के क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। मतलब हम अनुमान लगाएंगे कि ब्लू कलर में और रेड कलर में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रही, सीधी बात है ना? तो यह प्रकाश संश्लेषण का पहला वर्णित स्पेक्ट्रम था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था यही वाला, है ना? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था यह। क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम जैसा दिखता था। मतलब क्लोरोफिल ए और बी के जब अवशोषण स्पेक्ट्रम में भी देखेंगे ग्राफ में, वहां पर जैसा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है ना, वैसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा यहाँ पर क्या क्या बात की है। यहाँ पर शैवाल को लिया गया था क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण में। चूंकि देखो प्लांट है शैवाल, है ना? एल्गी जो है क्या है? प्लांट है, पादप। तो क्लेडोफोरा नाम की एल्गी को लिया गया था। क्वेश्चन पूछेंगे TW एंगलमैन के द्वारा कौन सी एल्गी को लिया गया? तो क्लेडोफोरा अलग से स्पष्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना? क्लेडोफोरा याद रखना है, शैवाल का नाम है, और उसमें बैक्टीरिया को लिया गया, तो उसमें भी कौन से बैक्टीरिया? एक वर्ड को चेंज करके देंगे, यहाँ पर बदलेंगे, क्या है ना? क्या लिखेंगे कि TW एंगलमैन के द्वारा बैक्टीरिया लिया गया, वो बैक्टीरिया अवायवी था लिख देगा। तो अवायवी जो है वो तो गलत हो जाएगा। तो ये देखो एक एक शब्द को चेंज करते हैं। तो वायवी बैक्टीरिया लिया गया था, और वायवी बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए मतलब, ठीक है? ऑक्सीजन चाहिए तभी जिंदा रहेगा वो।
तो TW एंगलमैन है ना, महान साइंटिस्ट है भाई, इन्होंने बहुत सारा काम किया। देखो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया इन्होंने, है ना, लाइट को पूरा स्प्लिट कर दिया, ठीक है, प्रिज्म की सहायता से। वैसे भी जानते हैं प्रिज्म किसमें तोड़ देती है, पूरे कलर में, ठीक है। तो रेड कलर का सबसे ज्यादा क्या रहता है, वेवलेंथ, यही कारण कि दूर तक दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको सिग्नल में भी यूज करते हैं रेड कलर को, ठीक है। इसके आगे और देखें, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, है ना, अब थोड़ा इतिहास की बातें और है ना, कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह पता चला कि पौधे CO2 और H2O से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जान गए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुभव, अन्य समीकरण क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम लोग मूलानुपाती सूत्र जानते हैं तो उसमें, है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला वो सब चीज जानते हैं, तो देखो सबसे छोटा रूप है ये ग्लूकोज का, मतलब इसके अंदर हम लोग इंटू कर देंगे ना 6 का, तो क्या आ जाएगा ग्लूकोज का फार्मूला। तो 6 CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में CH2O और O2 बनाती है। यहाँ पर क्लोरोफिल भी होना जरूरी है ना, क्लोरोफिल रहती है तभी जाके ऐसे रिएक्शंस बनते हैं। लेकिन हम रिएक्शन को बैलेंस करना रहता है, यहाँ पर 6, है ना, जो भी लगाए थे हम लोग अभी पढ़े, तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं, तो कंप्लीट रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। और भी देखें, एक्सपेरिमेंट्स बाय द, है ना, कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट को भी जानते हैं हम लोग, है ना। इसके द्वारा क्या किया गया, 1897 से लेकर 1985 के बीच में इसने क्या बोला कि वान नील का एक्सपेरिमेंट था, है ना, मील का पत्थर साबित हुआ है, क्या चीज के लिए जानते हैं। तो देखें, वान नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ने बैगनी और हरे रंग के बैक्टीरिया में कुछ अध्ययन किए। कौन से कलर के बैक्टीरिया लिया था इन्होंने, वायलेट कलर के बैक्टीरिया लिए थे, मतलब बैगनी, और ग्रीन कलर के बैक्टीरिया। मतलब बैगनी का ना कौन सा वाला बैक्टीरिया लिया था पता है, जो कीमोऑस्मोटिक था। कीमोऑस्मोटिक मतलब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, ठीक है। तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या होती है, तो उसको भी जानना है हमें। उन्होंने प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश निर्भर प्रक्रिया है, जिसमें एक उपयुक्त ऑक्सीकरण योग्य यौगिक से हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में CO2 को कम करता है। इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हम बोलते हैं, देखना, ये कॉर्नेलस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था, उसने बताया कि ऐसा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का चयन होता है और वाटर का ऑक्सीजन होता है, उससे ये चीज बनती है, ये बात बताया है ना। इसको भी पढ़ लेते हैं। पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है, पौधों में H2O क्या, हाइड्रोजन दाता, और O2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये हाइड्रोजन को इसको दिया रहता है, हाइड्रोजन देता है। देखो वाटर में के पास में क्या है, हाइड्रोजन, वो किसको दे रहा है, ग्लूकोज को दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास में क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दाता है, ऑक्सीजन दाता है। कार्बन एवं ऑक्सीजन दाता होता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि वाटर होता है क्या, हाइड्रोजन दाता, ठीक है। और जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है यहाँ से दे दिया, और वाटर यहाँ से हाइड्रोजन तो दे रहा है ना, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन को रिमूव पूरी पूरी तरीके से करता है, कुछ को आधा ही करता है। देखो इसमें आधा ही हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, जबकि इसमें क्या पूरा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर कार्बन दे रहा है और इसमें से हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन, क्योंकि ये हाइड्रोजन देगा इसको, है ना, तो तभी तो ये बन रहा है। तो जो भी ये हाइड्रोजन देता है क्या हो जाता है, अपचायक हो जाती है। जबकि ये जो है ना, मतलब इसमें उल्टा रहता है। कैसे, अपचायक और उसको जानते हैं ना, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक जानते हो। जो ऑक्सीकरण करता है दूसरे का वो क्या है, ऑक्सीकारक, और जो अपचयित करता है दूसरे को क्या है, अपचायक, है कि नहीं। तो देखो ये क्या हो जाती है, ये वाटर वाला क्या होगा, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो ऑक्सीकरण, तो मतलब ये क्या देता है, ये ऑक्सीकारक है, मतलब ये अपचायक है, तभी तो ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। तो देखो इसमें ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज के अंदर में, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन को देता कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि हाइड्रोजन को देता कौन है, वाटर देता है। ये बात बताया इसने, किसने, कार्नेलस वॉन नील ने। ऑक्सीकरण उत्पाद सल्फर, अब देखना, तो उसने क्या किया, वो हो गया बता दिया, बैगनी और हरे रंग के सल्फर बैक्टीरिया H दाता, मतलब हाइड्रोजन दाता के रूप में H2S का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीकरण उत्पाद सल्फर या सल्फेट है और कोई ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार उन्होंने अनुमान लगाया कि हरे पौधे द्वारा विकसित ऑक्सीजन H2O से आती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, H2O से आती है, CO2 से नहीं, ये बात बताया। बाद में इसी को रेडियो आइसोटोप तकनीक के द्वारा रूबेन हासिद एवं कामन नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया था, है ना, सिद्ध कर दिया था। रूबेन हासिद एवं कामेन, इसने ही रेडियो आइसोटोप लेकर इसको सिद्ध भी कर दिया था। तो कैसे लिया था देख सकते हैं हम लोग, 6CO2 प्लस 12H2O, है ना, बनाती है यहाँ पर C6 एट 12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बना देती है, ठीक है।
तो इसने क्या किया, रेडियो आइसोटोप लिया। रेडियो आइसोटोप में क्या होता है, ऑक्सीजन को 18 कर दो यहाँ पर। ऑक्सीजन का जनरली होता है कितना है, 16 होता है एटॉमिक मास, यहाँ पर क्या कर दिया 18 कर दिए। तो इस 18 में से यहाँ पर 18 दिखाई देगा और यहाँ पर भी 18 दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर कितना वाला है 16 वाला। तो इसमें जो 16 6 दिखाई दे रहे हैं जो ऑक्सीजन यहाँ का, वो इधर का 16 वाला, मतलब इधर के कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है, ये वाले में जो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर लड़ाई किसके बीच हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के बीच हो रहा था कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से आती है, ये बोल रहे थे। तो ऑक्सीजन आती है भाई कहाँ से, वाटर से ऑक्सीजन आती है। देखो, अरे इसको रेडियो आइसोटोप टेक्निक द्वारा रूबेन हासिद कामन के द्वारा प्रूव भी कर दिया गया। देखो ऑक्सीजन है ना, जो लिया गया था वाटर के पास में ऑक्सीजन आइसोटोप वाला, वही आइसोटोप मिल गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ से पता चल गया। तो इन्होंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर जैसे हम लोग वाटर को नहीं लेते, H2O लेते हैं, H2O एक ही जगह में, यहाँ पर एक ही जगह में क्या है पता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब इन लोग कीमो ऑस्मोटिक कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया को लिया गया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब इसको बोलते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। ये लोग प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं करते है ना, और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग भी करेंगे मान लो, तो इसको यदि हम लोग क्या करते हैं, किसके रूप में ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को इनऑर्गेनिक कंटेंट या अकार्बनिक कारक के रूप में हम ले रहे हैं, तो उससे क्या नहीं निकल रही है, ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, यहाँ पर 2 S ही निकल रहे हैं, सल्फर ही निकल रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से एक को हम लोग क्या लेंगे, H2S लेंगे, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। यही बात तो बताया इसमें, जैसे जल लेते हैं तब ऑक्सीजन निकलता है। तो देखो इस वाले रिएक्शन में हम जल लिए तो क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। तो इससे ये प्रूव कर दिया वॉन नील ने, मतलब ऑक्सीजन की खोज किया इसमें। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आती है ये बताया। और ऑक्सीजन की खोज तो जोसेफ प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है ये बोलेगा तो वाटर से निकलती है। ये बात को कभी नहीं भूलना, सपने में भी नहीं भूलना है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों में से ऑक्सीजन किससे आती है करके पूछेंगे तो किससे आती है, वो ऑक्सीजन जो है वाटर से आती है, बात याद रख लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और इन सब का PDF चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ये सब का वीडियो जो है आपको मिलता रहे, और इन सब का PDF। ठीक है, थैंक यू।